जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू हिंदी क्लब। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, साइंस के जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें आज हम लोग ये सीखेंगे कि हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास बता दिया था, उसमें हमने 3-4 सब्जेक्ट को 3-4 चैप्टर को क्लियर करा दिया था। ठीक, अब इसके आगे की बात करेंगे। देखिए, हमने आपको उस समय भी कहा था कि आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। ठीक, फीडबैक आपका मिला हमें तो हमने साइंस का क्लास लिया। हमने आपको 3-4 सब्जेक्ट का क्लास बनाया है, आप जो कहोगे वो पढ़ाएंगे। बाकी अपने ओर से हम जो इम्पोर्टेंट जो है, जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग वो हम बता रहे हैं। बीच बीच में आपको जो लगे कि मुझे ये चीज़ की चाहिए, इस चीज़ की नीड है, आप लोग फीडबैक देते रहिए। ठीक, चलिए, हमें अच्छा लगा आपका फीडबैक। आपकी फीडबैक मिलना बहुत ज़रूरी है। आइए शुरू करते हैं इसके आगे की चीज़ें। देखिए, हमने उस समय भी आपको बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में भी, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद की चीज़ें हैं। ये हमने ये बताया था कि एनसीईआरटी बहुत मस्ट है। उस दिन हमने आपको अपने बुक दिखाए थे, उसमें नोट्स दिखाए थे। आप कोई भी गाइड लेकर आओ, कोई भी किताब लेकर आओ, मार्केट से नहीं निकाल सकते हो आप। बहुत लोग करते हैं, इसलिए हमने कहा था कि सोशल साइंस में 2 से 100% में से मात्र हर 100 बच्चे में से मात्र 2 से 3% बच्चे ही क्या कर पाते हैं, सोशल साइंस निकाल पाते हैं। और साइंस का रेशियो मुश्किल से 10% से नीचे है। क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। अब हम आगे की चीज़ें शुरू करेंगे। तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत मस्ट है, तो टाइम कम है, तो हमसे क्यों आप जुड़े? क्योंकि हम आपको उसका समरी निकाल कर देंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाल कर देंगे। आपको पूरी बुक नहीं पढ़ने देंगे, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। मीन्स कि क्लास 4 को आप 2 घंटे में पढ़ोगे, उस क्लास 4 को हम का समरी निकाले, मात्र 2 लाइन में ये क्लास 4 खत्म हो गया। क्लास 3 मात्र 4 से 5 लाइन में आपकी क्लास 3 खत्म हो गई। क्लास 5 की चीज़ें हैं, बस ये देखिए यहाँ पे लिखे है ना 5, ये क्लास 4, क्लास 3, क्लास 5 में आधी चीज़ें होगी, इतनी सी और है तो क्लास 5 खत्म हो जाएगी। मीन्स कि हम वो चीज़ ला के आपको दे रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। हमने आपको बताया था कि अच्छे अच्छे टीचर हैं जिनको साइंस का बहुत नॉलेज है, अगर उनको नहीं पता है सीटेट का सिलेबस, सीटेट क्या करता है। अगर किसी ने, आप में से किसी ने प्राइमरी निकाला हो तो उसको अच्छे तरह से पता होगा कि प्राइमरी में वो सीटेट क्या करता है। प्राइमरी हो या मिडिल हो, एनसीईआरटी फॉलो करता है, क्योंकि सीटेट ऑलरेडी सेंट्रल लेवल का है और एनसीईआरटी सेंट्रल लेवल का है, नेशनल काउंसिल बताए हैं। तो उसमें क्या होता है कि टीचर जो नहीं समझ पाएगा सीटेट का नेचर, वो क्या करेगा, वो मान लीजिए उसी में आपका ये वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया, मतलब वस्तुओं को बनाने के लिए एक टॉपिक आपका चैप्टर है, क्लास नंबर के क्या बोला जाता है, चैप्टर नंबर 4 का। अब चैप्टर 4 में उसमें एक टॉपिक है धातु। ठीक, अब धातु से कोई जो अच्छे बहुत बड़े लेवल के टीचर होंगे, उनको नहीं मालूम होगा सीटेट के अबाउट में, वो क्या करेंगे कि धातु का बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा देंगे। आनी है नहीं, पेपर में आएगा वही जो एनसीईआरटी में इतना लिख दिया ना, तो एनसीईआरटी से इतना से ही आएगा। डायरेक्ट लाइन ऐसे लिखा रहेगा, वही लाइन उठ के आपको आ जाएगा। जैसे आपको नहीं यकीन है, आपको लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें ईजी हैं, क्लास 6 तो बहुत ईजी है, तो चलिए हम आपको क्लास 6 से क्वेश्चन बना के दे रहे हैं जो पिछली बार आया हुआ है। ठीक, इसका ये क्वेश्चन आपको देना, आपको इसको सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए तो आपके लिए इजी है, नहीं तो आपको हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखनी पड़ेंगी। बहुत लिमिटेड ब्रह्मास्त्र की सीरीज हम लोग चला रहे हैं, बहुत लिमिटेड कंटेंट के साथ आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। आप 1 घंटे में 5-5 चैप्टर ख़त्म कर दे रहे हो, या फिर आपकी मर्जी, आप बुक से पढ़ो, लेकिन कोई बुक वैसी जगह पढ़ना जो एनसीईआरटी बढ़िया से समझा रहा हो। नहीं तो आप भी देख लो कि आप 2-3% और 10% में आने वाले हैं, या फिर बाकी तरह 90% वालों की तरफ बाहर बैठने वाले हैं, क्योंकि सीटेट यही करता है। हमसे आप इसलिए जुड़े, हम उस समय बताया थे कि हमने इसको 3-3 बार क्रैक किया हुआ है, इसलिए आपके सामने इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप पहले मुझे इस क्वेश्चन के आंसर दो, ताकि आपको ये पता चले कि लाइनें ठीक उठ कर आती हैं। ये लाइन सीधी लिखी हुई है एनसीईआरटी में, यही उठा के आपके सामने हम लिख रहे हैं। अब आपको बताना है, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताइए कि इसमें आता है कि पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ क्या बोलते हैं, चैप्टर 5 की पदार्थों के पृथक्करण की विधियाँ करके एक चैप्टर है। ठीक, उसमें यह है कि पदार्थों को हम अलग कैसे करें। मीन्स कि इसमें दिया, देखिए मिश्रण का मीन्स है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ उसमें मिले हैं, तभी ना उसको आप अलग करेंगे। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, पृथक्करण, पृथक मतलब अलग, करण मतलब करना, तो पृथक्करण। तो पृथक्करण करने का मतलब मिश्रण में से पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, तो इस पर है कि सुनिएगा, वह कौन सी विधि है जिसमें मिश्रण के जो अवयव होते हैं, कि मिश्रण के अवयवों को जिसके माप में अंतर हो, मतलब मिश्रण के अवयव होंगे
क्वेश्चन इतना थोड़े समझा के देगा, हम आपको समझा रहे हैं, तो आप पढ़े रहेंगे तभी समझ पाएंगे। तो मिश्रण के अवयव होंगे जिसके अमाप में अंतर होगा, उसको किस विधि के द्वारा अलग करेंगे हम लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए, कौन सी विधि अपनाएंगे? क्या हस्त, चलिए यहीं से ऑप्शन उठा दे रहे हैं, क्या हस्त चयन अपनाएंगे, क्या चालन अपनाएंगे, क्या थ्रेसिंग अपनाएंगे, क्या निष्पावन अपनाएंगे? इन ये चारों आपके ऑप्शन हैं, बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। अगर आप ये आंसर कर लेंगे तो लगे रहिए। अरे हाँ ठीक है, करिए करिए करिए, थोड़ा सा ट्यूनिंग बेकार होती है, समझ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसका आंसर होगा आपका चालन। अब चालन क्यों होगा, क्यों नहीं निष्पावन होगा, क्यों नहीं थ्रेसिंग होगा, क्यों नहीं हस्तचयन होगा, इसका हम बताएंगे अब जब यहाँ तक आएंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं चैप्टर की। हमने आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें बता दी थी, थोड़ी सी चीज़ें बची थी। हमने बताया था कि आपको हम बहुत बाई सिस्टमेटिक आपको बताएंगे, लिखवाएंगे, वही लिखवा रहे हैं और आपको समझाएंगे पूरी तरह से जिस भाषा में हम समझाते हैं। पेपर ख़त्म होने के बाद कमेंट सेक्शन चालू रहेगा, आप लोग आकर के बोलिएगा कि यहाँ से पेपर नहीं बना तो बोलिएगा, मैं तो आपकी जब मर्जी, जहाँ मर्जी वहाँ पढ़िए। देखिए उसमें था जिसमें वस्त्र से तंतु तक, मतलब रेशे से तंतु तक या वस्त्र तक, आपका चैप्टर नंबर है, क्लास चैप्टर नंबर 3 है, उसमें बोलता है, उसमें कुछ चीज़ें हमने आपको बता दिया था। अब इसमें से फैक्चुअल क्वेश्चन कैसे बनाएगा ध्यान दीजिएगा। उसमें एक जगह लिखा है एनसीईआरटी में कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, मतलब कि जो गांधी जी थे वो खादी को लेकर के बढ़ावा देते थे। तो भारत सरकार ने क्या किया था कि खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एक आयोग का गठन किया, उसका नाम था खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। मतलब ग्राम के उद्योगों को खादी से जोड़ करके एक आयोग का गठन किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। ठीक, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। आपका फैक्चुअल लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहीं से उठ करके पेपर में आ जाएगा। चीज़ें आ रही हैं तो ये आपको पढ़ना है। ठीक, और देखिए साइंस में वो चीज़ें आ रही हैं। अब कैसे याद करेंगे? एक आपका आता है राज्य पुनर्गठन आयोग सोशल साइंस में, वो भी 1956 में था, उससे जोड़कर याद कर लीजिए। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चली थी, उसमें 56 है, उससे याद कर लीजिए। जैसे आपको याद कर सकते हैं याद करिए, बस याद होनी चाहिए कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन 1956 में हुआ था। फैक्चुअल है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है। चलिए अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है उसी में कि तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। हमने उस दिन आपको तागों के बारे में बताया था, उसमें तंतु कैसे निकलेंगे बताया था। सुई के अंदर आप लोग धागा डालते हो तो पतली पतली लड़ियाँ निकल जाती है, उसको तंतु कहते हैं। तो उसमें तागों की बुनाई की, वो जो तागे बनाए जाते हैं कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? आपके एनसीईआरटी में सीधा लिखा है कि तागों की बुनाई 2 प्रकार से की जाती है। ये देखिए हमसे मिस्टेक हुआ है, तागों से वस्त्र, देखिए हम पढ़े हैं इसलिए मालूम चल गया। तागों से वस्त्र 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। तागे मिले उसे हम वस्त्र बना रहे हैं, तो 2 प्रकार से करेंगे। पहला आपका बुनाई और दूसरा आपका बधाई। एक बुन करके जैसे स्वेटर को बुना जाता है, और एक बधाई जिसको बांध के, जैसे आपका ये नॉर्मल कपड़ा है, देखिए इसको बुना नहीं गया, इसको बांध के इसको बधाई कर दिया गया। तो आपको बस यही चीज़ याद रखना है कि तागों से वस्त्र 2 प्रकार से बनाए जाते हैं, एक बुनाई और एक बधाई। एकदम दिमाग में, तागों से वस्त्र कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। आप देखते हो स्वेटर बुन के, और एक ये कपड़े जिसको मशीन के द्वारा बांधा जाता है। अब रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया, एक आपका एक उसमें एक लाइन और लिखा हुआ है, देखिए जो इंपॉर्टेंट लाइन है वही हम लिख रहे हैं बस, कि रेशे जो निकालेंगे उससे तागा बनाने की प्रक्रिया। आप नहीं कुछ समझ में आ रहा है तब बस इतना याद रखिए कि चरखा का नाम सुने हैं, तकली का नाम सुने हैं, चरखा गांधी जी वाला। तो उसमें क्या होता था, चरखे में क्या होता था? आज भी देखते हो चरखा बहुत फेमस है, बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पे चरखे को बनाया गया था। चरखा का मतलब क्या? गांधी जी का नाम लेते ही चरखा गांधी जी आ जाते हैं। क्यों? कि उससे क्या होता था कि जो रेशे हमको मिलते हैं ना, जो रेशे मिलते हैं हमको, उस रेशों से तागा बनाते हैं हम लोग। तागा से जो बनाया जाता है, उस बनाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कताई। कताई। देखिए तागों से वस्त्र बनाएंगे तो बुनाई बधाई, और रेशों से तागा बनाएंगे तो उसको कहते हैं हम लोग कताई। ठीक, अब कताई 2 प्रकार से होती है, एक चरखे के द्वारा और एक तकली के द्वारा। एक चरखे के द्वारा, एक तकली के द्वारा।
चरखा एक मशीनिक टाइप का हो जाएगा, मीन्स कि उस पर घुमा घुमा कर बनाया जाता है। और तकली होता है, इसको कहते हैं हम लोग हस्त तकुआ, हस्त तकुआ, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तकली को कहते हैं हस्त तकुआ, मतलब हाथ से करने के लिए। तो कताई दो प्रकार से, चरखा और हस्त तकुआ यानी कि तकली। 3 लाइन में क्लास 3 खत्म हो रहा है, सॉरी क्लास 3 कह रहे हैं हम बार बार, चैप्टर 3। हम इससे पहले भी क्लास 3 बोले हैं क्या? देखिए चैप्टर 3 तीन लाइन में ख़त्म हो रहा है। तो अगर 3 लाइन में चैप्टर 3 खत्म हो रहा है, इसका मीन्स कि आपको देखिए बस इतना सब पढ़ के आपको क्लास चैप्टर 3 खत्म हो जा रहा है, तो इससे बढ़िया क्या चाहिए? अब देखिए नहीं, इसमें थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, अब ये कहाँ है ये बताते हैं। बुक हमारे सामने है, देखिए। आप जो अलग से पढ़ोगे, जो आपको बुक में पढ़े हुए वो तो अलग है, और जो लोग एनसीईआरटी भी कराते हैं तो थोड़ा सा वो लोग मिस्टेक करते हैं। देखिए चैप्टर 3 तंतु से वस्त्र तक, ठीक। ये आपका चैप्टर खत्म। उस दिन हम फ्लेक्स के बारे में बताए थे ना, सारी चीज़ें बता दिए थे। ये आपका चैप्टर खत्म। अब देखिए जो क्वेश्चन आंसर लिखा रहता है, देखिए यहाँ पे लिखा है बुनाई तथा बधाई के बारे में सारांश में आपको ये भी पढ़ना होता है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक। उसके बाद से देखिए प्रस्तावित परियोजनाएं, हमने उसको बाल की खाल निकाला है, हमने बाल की खाल निकाला है। जहाँ पे लोग नहीं ध्यान देते वहाँ देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसको हमने समराइज करके यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। अब इसकी समरी को जहाँ पे आप लोग छोड़ देते हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। मीन्स कि क्वेश्चन वहाँ से बनाएंगे तो सिंपल कहानी रहती है बच्चों वाली, इससे क्वेश्चन नहीं बनाता है। जो टफ चीज़ें होंगी जहाँ से आपको जानना जरूरी है, क्योंकि परियोजनाएं होंगी, आप टीचर बनोगे तो जाके आप बच्चों को पढ़ाओगे ना, तो वो परियोजनाएं और क्रियाकलाप आप ही के लिए नहीं दिया गया है, आपको चूरन खाने के लिए थोड़े ना पेज लास्ट में दिया गया है। परियोजनाएं और क्रियाकलाप क्यों किया गया है? ताकि आप जाके बच्चों से कराओगे, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन यहीं से उठा के बना देता है। तो आइए बताते हैं इसके बारे में। इसमें वस्त्र की बात हुई है, तो वस्त्र को कितने तरीके से किया जाता है? 3 प्रकार से। वस्त्र को कितने प्रकार से करेंगे? एक सूती होता है, वस्त्र आपका क्या होता है? एक सूती होता है, एक ऊनी होता है और एक रेशमी होता है। एक सूती वस्त्र होता है, एक ऊनी वस्त्र होता है, एक रेशमी वस्त्र होता है। तो इसमें हमको इसके बारे में बहुत डिटेल जाके नहीं पढ़ना है। और जब क्लास 7 में हम लोग जाएंगे तो उसमें रेशम के बारे में पढ़ेंगे कि रेशम को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो हम बताएंगे कि कैटरपिलर क्या होता है, प्यूपा क्या होता है, कैसे निकलता है, वो 8 के आकार की आकृति बना के और आगे बढ़ता है, क्या होता है, कैसे होता है बताएंगे। अभी क्लास 6 में आप क्या पढ़ोगे? बस इतना ही, ठीक। क्या कि सूती वस्त्र तीनों को जलाया जाता है, ठीक। यही है कि इसमें क्रियाकलाप कराया गया, क्या कि तीनों है, सूती को, ऊनी को, रेशमी को, तीनों वस्त्रों को हम जला रहे हैं। और संश्लिष्ट को भी जला रहे हैं। संश्लिष्ट मतलब कि जैसे नायलॉन था, रेयान था, हम आपको बताए थे ना पिछला क्लास, प्लीज़ देखिएगा, नहीं समझ में आएगा ये चीज़, ठीक। उसको और मज़ेदार तरीके से बताए हैं क्योंकि उसमें बातें ज़्यादा हुई थी। इस तीनों को और इसको चारों को जलाया जाता है। तब ये कैसा नेचर बिहेव आपको सामने बताएंगे, ये आपको ये पढ़ना है। जब सूती वस्त्र को जलाया जाता है तो ये जल जाते हैं। आप जोड़ कर देखिए लाइव से ना, सूती वस्त्र भी जल जाता है, ऊनी वस्त्र भी जल जाता है, रेशमी वस्त्र भी जल जाता है, संश्लिष्ट मतलब जो नायलॉन वेलान है ये भी जल जाते हैं। जलने को तो चारों जल जाते हैं, तो चारों प्रॉपर्टीज इनमें कॉमन है। अंतर क्या है ये देखिए, सूती वस्त्रों को जलाते हैं तो सूती वस्त्र कहाँ से मिलता है? जो हम लोग कपास उपास से बनाया जाता है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जले कागज़ की गंध आती है, जले कागज़ की गंध आती है। मतलब उसको जलाएंगे ना तो जैसे लगेगा ना कि कागज़ जलाने पर जो नहीं गंध आती है, तो वही गंध किससे आएगी? सूती वस्त्र से आएगी जलाने पे। अब ऊनी वस्त्र से क्या आता है? तो ऊन का चीज़ से बनाया जाता है। आप बताइए, भेड़ों के बाल, ऊँट के बाल, याक के बाल, खरगोश के बाल, ये सारी चीज़ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक। उससे कार्तित ऊन मिलता है। उससे क्या होगा, जब बालों जब ऊन को जलाएंगे तो जले बालों की गंध आती है। क्या चीज़ की? जले बालों की, क्योंकि बाल है, बाल से ऊन बना है। जोड़ते जाइए, रटना कहाँ है। आप खुद जानते हो कि कागज़ का चीज़ से बनता है, कपास का, तो जलाएंगे तो कपास से कागज़ भी बनता है, तो कागज़ की आएगी गंध। ऊन का चीज़ से बनता है, बालों से बनता है, जिसको जलाएंगे तो बालों की गंध आएगी। रेशम हमने भी आपको बताया ना कि रेशम के कीट होते हैं जिससे रेशम निकाला जाता है। तो रेशम के कीट से रेशम निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? रेशम क्या होगा? वो एक जीव होता है, कीड़ा होता है,
वो क्या होता है, एक जीव होता है, मतलब उसके अंदर कुछ हल्का इतना सा भी मांस होगा ना। अब बताइए, उसी के खोल से निकाल के हम लोग रेशम बना दिए, मतलब एक जीव का हो गया। अब हम किसी भी जीव से बनी हुई चीज़ों को जब हम जलाएंगे तो किस चीज़ का वो गंध देगा, मांस का गंध देगा कि नहीं देगा। तो जब हम लोग रेशम को जलाते हैं तो जले मांस की गंध आती है। ठीक, अब देखिए, जब हम लोग संश्लिष्ट के बारे में बताए थे कि कुल मैन्युफैक्चरिंग करके मिलावट करके मटेरियल्स के द्वारा बनाया जाता है जिसमें ये सब नहीं होते हैं, तो इसमें प्लास्टिक का यूज किया जाता है। जैसे नायलॉन का टायर ही है, तो उसको जलाएंगे तो कैसा गंध आएगा। तो जब खुद प्लास्टिक से बना है तो जलेगा तो प्लास्टिक वाली गंध देगा कि नहीं देगा, देगा। तब देख लीजिए चारों, कागज़ की गंध, जले बालों की गंध, जले मांस की गंध और प्लास्टिक वाली गंध। कहाँ से इसको निचोड़ कर निकाले हैं ना, वो हम जानते हैं। चलिए, अब इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है, सोचिए, इसको बाद में बताएंगे। जब सूती वस्त्र को आप जलाते हैं ना तो ये सिकुड़ते पिघलते नहीं हैं, सीधा ही जल जाएंगे। अब सूती कपड़े को आप जलाएंगे ना तो सिकुड़ेगा नहीं और पिघलेगा नहीं, पिघलेगा वो नहीं, पिघले ना सिकुड़ेगा, वो पूरा जल जाएगा। इसमें क्या अंतर होता है, ऊनी और रेशमी जो होते हैं ना वस्त्र, ये जल तो जाते हैं लेकिन ये सिकुड़ते पिघलते नहीं, सॉरी, ये सिकुड़ते हैं। ऊनी और रेशमी जो होते हैं, ऊन और रेशम जो होता है, ये क्या होता है, जलाएंगे ना तो ऊन को देखिएगा वो सिकुड़ने लगेगा। अब जैसे ऊनी कपड़ा, ठंडी का दिन आ रहा है, ऊनी कपड़ा पहनेगा ना, हल्का सा भी आग रहेगा ना तो सिकुड़ जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं, जल जाएगा, सिकुड़ जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। कौन कौन, ऊनी और रेशमी। एकदम दिमाग से ध्यान से देख सुनिएगा हमारी बात को, सिकुड़ते हैं पर पिघलते नहीं, सिकुड़ जाएगा लेकिन पिघलेगा नहीं। और इसमें ये न ही सिकुड़ता है और न ही पिघलता है। अब एक लास्ट यही बचा है, ये भी देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी भी प्लास्टिक को जलाएंगे तो आप जानते हो कि सिकुड़ता भी है और वो पिघलता भी है। यही चीज़ें हैं, बस इतना। क्लास 3 ख़त्म, फिर क्लास 3 चैप्टर 3 ख़त्म। अब आते हैं चौथा, हमने कहा चैप्टर 4। इसमें हमने खोजा क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं था। धातु के बारे में बताया था, विलय के बारे में, अविलय के, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी के बारे में। एक एक आप पढ़े हुए पहले से, एक एक लाइन में बता दे रहे हैं। ठीक, धातु का सेंस ये होता है कि धातु में क्या क्या, देखिए कई सारे गुण होते हैं। एनसीईआरटी में यही 3-4 बस लिखा है, तो हमने 3-4 लिखा। धातु में आप जानते हो प्रबलता होती है, धातु में क्या होती है द्युति होती है। द्युति का मतलब होता है चमक होती है। अब धातु को देखोगे ना तो उसको बीच से काटोगे, लोहा ही है, लोहा धातु है, उसको बीच से काटोगे ना तो अंदर से चमकीला दिखेगा। अब वो अलग बात है, कुछ दिन छोड़ देंगे आप तो क्या पड़ जाएगा, उस पर डस्ट वस्ट पड़ के, नमी वमी पड़ता है तो कार्बन पकड़ लेता है तो फिर वो काला दिखने लगता है। ये जो हम वर्ड अभी बोल रहे हैं ना कि डस्ट पकड़ लेता है, पानी पड़ जाता है, धूल पड़ जाता है, कार्बन पकड़ लेता है, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ वही चीज़ आपसे बोल रहे हैं। आप पढ़िएगा, कभी फुर्सत में देख लीजिएगा। ठीक, तो धातु में द्युति होती है, चमक होती है, कठोर होता है, हमने कहा लोहा लोहा क्या होता है, कठोर होता है। संपीड़ित का अर्थ होता है दबाना, कि क्या धातु को दबाने से दमेगा, नहीं दबता है। लोहा धातु क्या होता है, टाइट होता है। प्रबलता हमने बताया ना, तो संपीड़ित नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने कटी लगाया है कि नहीं किया जा सकता। ये खत्म। अब बस यही बचा विलय। विलय का अर्थ ये होता है साथियों कि जब हम किसी भी विलयन क्या होता है कि कोई, मतलब मान लीजिए पानी है, किसी चीज़ को मिला देंगे तो विलयन हो जाएगा। पानी मान लीजिए हमने कि नमक या चीनी मिला दिया, ये नमक ही मान लीजिए, तो पानी में हमने क्या कहा, नमक मिलाया। क्या आपके पानी में नमक है ऐड सुनते हैं ना, तो पानी में हमने नमक मिलाया तो जो घुल गया, नमक क्या होता है, घुल जाता है, तो क्या हो जाएगा, विलय है। जो पदार्थ घुल गई वो विलय है। ठीक, और नमक और पानी का क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है। नमक और पानी का क्या बन जाता है, विलयन। जो घुल गया वो विलय। अब मान लीजिए हमने उसी पानी में ईंट पत्थर कंकड़ डाल दिया, तो क्या उसमें घुलता है, नहीं, तली में बैठ जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो अविलय होता है। वो क्या होता है, अविलय। जो घुल गया विलय और जो नहीं घुला वो अविलय। पारभासी का मतलब होता है कि कागज़ का टुकड़ा है, आपके एनसीईआरटी में लिखा है कागज़ के टुकड़े के आप सामने से देखेंगे, अगर उसके आर पार दिखाई दे रहा है पूरी तरह से, ठीक, ऐसा कोई भी वस्तु लीजिए जिसके आर पार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं पारदर्शी। पार मतलब उस पार कहा जाता है ना, कि इस पार नहीं। देखिए कितना बच्चा कनेक्ट करके सिखा रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। उस पार, दर्शी मतलब देखना, कि इस मीडियम के जो हम सामने रखें इसके उस पार दिखाई देना, पारदर्शी। ठीक, अपारदर्शी कि उस पार नहीं दिखाई देना, अपारदर्शी उस पार नहीं दिखाई देना। और पारभासी मतलब कि बहुत धुंधला दिखाई देना,
न ही साफ दिखना और न ही साफ बंद होना, धुंधला दिखाई देना पारभासी, आप पढ़े हुए हो। चलिए चैप्टर 4 भी खत्म, चैप्टर 3 भी खत्म। अब चैप्टर 5 में आते हैं। हमने आपको शुरू में बताया था कि पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियाँ होती हैं, पदार्थों के पृथक्करण की अलग अलग करने की कुछ विधियाँ होती हैं, जिसमें आपका अब कई सारे होते हैं, विधियों में कई सारे होते हैं। अभी हम ये इस स्लाइड में 4 लिए हैं, बाकी अगले स्लाइड में नेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ पे इनको समझिए कि पदार्थ हो गए। अब पदार्थों में क्या हुआ, अनाज है, अनाज में कंकड़ पत्थर हैं उसको अलग करना, जो आपके भूसे से गेहूँ को अलग करना, आपके चावल से कंकड़ को अलग करना। फिर आपके चाय, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बताइएगा कि एक पानी है, आपको लग रहा है ना कि तो बहुत इजी है, तो पानी है, पानी में चीनी भी डाल दी और पानी में नमक भी डाल दिए, पानी में चीनी भी डाल दी और नमक भी डाल दिए, तो अपने मन से बताइएगा कि इन तीनों विलयनों को कैसे अलग किया जाएगा, बताइए, बताओ बाबू लोग, सब हम ही बताएं। तो पदार्थों के पृथक्करण अलग करने की विधियाँ होती हैं। तो यही कह रहे थे कि शुरू में तो 2-4 विधियाँ इजी लगेंगी, लेकिन क्वेश्चन वैसे ही घुमा के पूछेगा, तब कैसे जानेंगे कि वो चालन है कि नहीं है। इसीलिए हम यहाँ हैं कि हम आपको उतना मेहनत न कराएं, हम मेहनत किए हम आपको दें। देखिए हस्त चयन के द्वारा क्या होता है, चालन को हटाइए। हस्त चयन के द्वारा क्या किया जाता है, जैसे अनाज है, चावल है, अन्न कण है, उसमें कुछ बालू वालू कंकड़ उंकड़ होंगे, कंकड़ पत्थर, उसको निकाल दिया जाता है हस्त चयन के द्वारा। क्लियर, वो चीज़ क्लियर हो गई। ये इजी था इसलिए हमने कुछ आगे नहीं लिखा। ये देखिए थ्रेसिंग, आप लोग अगर गांव साइड से बिलोंग करते होगे तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से पता होगी कि इसमें क्या होता है। थ्रेसिंग का अर्थ होता है कि एक कहा जाता है कि थ्रेसिंग मशीन, एक थ्रेसिंग मशीन आती है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि गेहूँ वगैरह को डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि भूसा अलग हो जाता है, गेहूँ अलग हो जाता है, तो उसको थ्रेसिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब समझिएगा, थ्रेसिंग शब्द का मतलब समझिए। थ्रेसिंग का मतलब हुआ कि उस जो डंडी लगी थी, वो जो गेहूँ की डंडी लगी थी, उससे उस अनाज को अलग कर देना, गेहूँ की डंडी से अनाज को अलग कर देना थ्रेसिंग होता है। चाहे आप किसी भी विधि से अलग करो, उसको थ्रेसिंग कहेंगे, सिर्फ मशीन से नहीं। थ्रेसिंग को उस गेहूं की डंडी से, अब तो धान के भी थ्रेसिंग मशीन आने लगे हैं, तो धान का भी ले लीजिए, तो गेहूं या धान, इन दोनों की डंडी से उसको क्या कर देना, अनाज को अलग कर देना, थ्रेसिंग कहलाता है। आप मशीन से अलग किए तो मशीन वाली थ्रेसिंग होगी। अगर आपने हाथ से अलग किया, अब हाथ से कैसे अलग करेंगे, आपको पता होगा कि धान को सुखा करके उसको पीटा जाता है तो धान अलग हो जाता है और पुआल उसका अलग हो जाता है। अरे पीटा जाता है ना, जब पीटते हैं थ्रेसिंग से, थ्रेसिंग में धान पिटाला तो अलग होला कि ना, होता है। तो धान को पीट कर अलग करना, धान को पीट कर अलग करना क्या हो जाता है, थ्रेसिंग हो जाता है। सूखे पौधे की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना। अभी देखिए ये टर्म है कितना लंबा चौड़ा है ना, इसको हमने आपको इजी वे में बताया, तो आपको पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को पृथक करना थ्रेसिंग होता है। एग्जाम्पल में आपको बता दिए कि धान को पीट कर अलग करना। निष्पावन, निष्पावन में क्या होता है, निष्पावन मतलब ऐसे समझिए कि देखिए कैसे टेक्निकल वर्ड, अगर आप ये नहीं जानेंगे कि इससे कैसे अलग करेंगे तो फिर आप फंसेंगे। तो निष्पावन में होता है कि अनाज भूसे को अलग करना। अब देखिए थ्रेसिंग से क्या हो गया, थ्रेसिंग से क्या हुआ, आपने डंडी से अनाज को अलग कर दिया। अब अनाज में कुछ उसको क्या बोला जाता है, गेड़ली या कुछ टाइप के बोला जाता है गांव में, कि अनाज के साथ कुछ भूसा भी रह जाता है हल्का, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो निकल कर अलग हो गई। अरे एक विधि से बहुत सारी अशुद्धियाँ थोड़े नहीं निकाली जा सकती हैं, उसके फिर ज़रूरत पड़ती है। कैसे ज़रूरत पड़ती है, अब इनको हम कंबाइन कर करके आपको सिखाएंगे, इतना ईजी नहीं है, इसलिए कह रहे थे कि पढ़ना ज़रूरी है। तो क्या है कि सिर्फ एक विधि से, अब उसके बाद उसमें कुछ अशुद्धियाँ रह गई, मतलब कुछ भूसे के कण अलग रह गए, अभी रह गए, तो जब उसमें कुछ भूसे के कण रह जाते हैं तो उसको हम लोग निष्पावन करते हैं। क्या करते हैं, निष्पावन। निष्पावन मीन्स कि आप लोग देखे होंगे अब पंखे बड़े बड़े आ गए, पहले क्या होता था कि ऊंचाई पे औरतें, घर की औरतें हैं या फिर जेंट्स हैं, जो भी सब लोग मिलजुल के खलिहान में हम लोग जाते थे, खेतों खलिहान में, और जाके जब देखते थे कि हवा बह रहा है तो ऊपर से हम लोग अनाज को उठा के ऐसे गिराते थे, तो अनाज नीचे गिरता था और भूसा उड़ के दूध चला जाता था।
उसी को कहा जाता है निष्पावन। क्या कहा जाता है? निष्पावन। टेक्निकली कहेंगे कि अनाज से भूसे को अलग करना क्या कहलाएगा? निष्पावन कहलाएगा। चीज़ें क्लियर? ठीक। हमने आपसे कहा कि अब दो को जोड़कर बताएंगे। तो अन्न से अशुद्धियों को अलग करने के लिए हमने कहा ना, पहले अन्न से अशुद्धियाँ का मीन्स ये हुआ कि उसमें कुछ अभी कण बच गए। ठीक, अन्न में कुछ कण मिले हुए हैं, चाहे वो भूसा होगा, चाहे कंकड़ पत्थर होंगे, कुछ भी होंगे, उनको अलग करना। तो अन्न से अशुद्धियों को अलग करने के लिए निष्पावन करेंगे। निष्पावन बता दिया, गिराएंगे। थ्रेसिंग करेंगे, थ्रेसिंग बता दी। अब अनाज के लिए क्या बोला जाता है? अनाज के लिए अब डंडी में, और डंडी क्या हो गई? अब वो तो सूख गई, तब उसके लिए वो शुद्धि होगी। हमें क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ अनाज चाहिए। तो अनाज से ये उसकी डंडी भी क्या हो गया? शुद्धि हो गई। इसमें भूसा क्या हो गया? शुद्धि हो गया। तो ये दोनों निष्पावन और थ्रेसिंग तो कर लिया। अब इसके बाद भी अगर वो नहीं समाप्त हुआ तो हम लोग क्या करते हैं? चालन करते हैं। क्या करते हैं? चालन करते हैं। अब समझ में आया चालन क्या कब होता है? निष्पावन और थ्रेसिंग के बाद चालन होता है। डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि बालू का कण है, आप लोग जाते हो लाल बालू खास तौर समझिए, या फिर वाइट वाला बालू, सफ़ेद बालू आप लोग लाते हो, तो उसमें कुछ सीप, कुछ पत्थर, कुछ कंकड़ रहते हैं। आप लोग क्या करते हो? उसको एक चालन टाइप का बड़ा वाला लेकर आते हो, जाली लेकर आते हो, जाली पर आप लोग उसको डालते हो बालू को। जो बड़े कण होते हैं अलग हो जाते हैं, छोटे कण नीचे। देखिए ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। बड़े कण अलग मतलब उसका अमाप अलग, छोटे कण नीचे मतलब उसका अमाप अलग। ठीक है, बड़े कण अलग, अमाप अलग, छोटे कण अलग, अमाप अलग। तो इसमें क्या लिखा है? मिश्रण के ऐसे अवयव जिनके अमाप में अंतर हो। जिनके अमाप में बड़े कण अलग, छोटे कण अलग, उनके अमाप में अंतर हो, उनको किस विधि से अलग करेंगे? तो चालन के द्वारा। समझ में आ गई चीज़ें? अब भी कन्फ्यूजन है? हमने कहा ना कि यहाँ तक आते आते आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए लीजिए, वो भी ख़त्म कर दें। चलिए दोस्तों, आइए देखिए, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद ख़त्म। आपके 3 चैप्टर क्लास कर रहे। चैप्टर 3, 4 एंड 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। आइए देखिए, हमने पृथक्करण कुछ विधियाँ बताई, तब यहाँ पे अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन। देखिए हम आपको वो नहीं पढ़ाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा। ये नहीं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाएँ जो आप कर लें, जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं आपको लगा ये सही पढ़ा रहे हैं, फिर पेपर के बाद आप फंस जाएंगे। सोच के देखिए कि क्यों लोग फंसते हैं, क्यों 10% से कम लोग निकाल पाते हैं? क्योंकि वो लोग भी वही फॉलो करते हैं। हम वो पढ़ाएंगे, भले आपको उल्टा लगे, सीधा लगे, जो लगे, कोशिश करें अच्छे से अच्छा तरह से पढ़ाने की, लेकिन पढ़ाएंगे वही जहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपको अच्छा लगने के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका पेपर निकालने के लिए पढ़ा रहे हैं। निकल जाएगा तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा और जीवन भर आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, क्योंकि दवा कभी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो घाव को ठीक करती है। समझदार हैं आप लोग? अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। यहाँ पे देखिए, अवसादन क्या है, निस्तारण क्या है, निस्यंदन क्या है। अवसादन के मीन्स होगा, हमने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि मान लीजिए कि वही बताया था ना, नमक रेत वाला। यहाँ पे एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि आपने मिट्टी लिया और उस पानी लिया, पानी और मिट्टी का हमने क्या किया? घोल बना लिया। ठीक, तो मिट्टी जो है क्या होता है, थोड़ा देर आप उसको रख दीजिए, मिट्टी को और पानी के घोल को गिलास में थोड़ा देर रखिए, मिट्टी ऑटोमेटिक क्या होती है? नीचे चली जाती है ना, तली में जाकर बैठ जाती है, और जो शेष पानी रहेगा ऊपर रहता है। कहने का अर्थ ये है कि जो वो भारी कण नीचे बैठ जाएंगे, वो मिश्रण में, मान लीजिए मिट्टी का मिश्रण है, जल रहेगा, तो भारी कण नीचे बैठ जाएंगे, जो अविलेय होंगे। क्या होंगे? अविलेय होंगे। ठीक है, नीचे बैठेंगे तो क्या हो जाएगा? भारी कण जल के नीचे बैठ जाएंगे। तो जब जो ऊपर वाला जल का कण होगा, जो जल होगा, उसको हम लोग दूसरे बर्तन में उलाट देंगे। अब कहिए तो प्रैक्टिकली, वैसे लाइव क्लास होती तो पूछ लेते हैं कि प्रैक्टिकली क्या करते हैं, उसको हम करके वो भी दिखा देते आपको कि जल उतना तो आप समझ रहे हो कि नीचे जो बैठ जाएगा मिट्टी, तो पानी को ऊपर से नीचे दूसरे बर्तन में गिरा लेंगे। तो जो पानी को हम लोग क्या कर दिए? निस्तारण कर दिए। निस्तारण, अवसादन। देखिए अवसाद आप पढ़े होंगे, नदियों में अवसाद नीचे बैठता है। जैसे आपका डेल्टाई क्षेत्र है, तो अवसाद नीचे बैठ करके ना दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा ब्रह्मपुत्र बनी है। तो अवसाद नीचे बैठता है। जब अवसाद नीचे बैठेगा तो ऊपर का पानी हम लोग दूसरे बर्तन में गिरा लेंगे, तो निस्तारण उसको बोला जाता है। ठीक, तो अवसादन निस्तारण क्लियर हो गया।
जैसे मिट्टी जल का मिश्रण, तेल और पानी। तेल और पानी में कैसे है कि तेल का घनत्व और पानी का घनत्व अलग अलग होता है। तो तेल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता लगता है, तैरने लगता है, थोड़ा देर रुक जाइए, सारे तेल के कण कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब जैसे ऊपर आए तब धीरे से बर्तन को टेढ़ा करके तेल के अवयव को दूसरे बर्तन में गिरा सकते हैं और नीचे पानी शेष रह जाएगा। तो यह अवसादन हो गया, निस्तारण हो गया। अब हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आते हैं निस्यंदन पे। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे होगे तो एक मैकाले का आपने नाम सुना होगा। मैकाले था जो 1800, हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं इसलिए हमको सारा चीज़ मालूम होता है, सोशल साइंस, साइंस, ये सब। तो ये अब देख लीजिए, आपका शिक्षण कौशल वगैरह में आएगा। आप बीएड बीटीसी में पढ़े होगे कि मैकाले था। मैकाले ने एक थ्योरी दिया था निस्यंदन का सिद्धांत। तो निस्यंदन का मतलब क्या था वहाँ पे, निस्यंदन का सेंस ये था कि बड़े लोगों को, बड़े जो उच्च वर्ग के लोग, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको हम लोग एजुकेशन देंगे तो छोटों में धीरे धीरे छन छन के आएगा। मतलब बड़े लोग पढ़ेंगे, नहीं होता है कि बड़े लोग इतना बढ़िया महल बनवा रहे हैं तो छोटों को भी जगती है क्या ख्वाहिश है कि हमारा भी होता, किसी के घर बढ़िया गाड़ी है तो मेरे घर भी बढ़िया गाड़ी होता। मीन्स कि बड़े लोगों को देख करके छोटे लोग हमेशा फॉलो किए हैं। चीज़ें यही होती हैं, देख कर अनुकरण करके चीज़ आगे बढ़ती हैं। तो उसने कहा कि बड़े, वैसे गलत सिद्धांत था कि बड़े लोगों को शिक्षित कर दो, छोटे लोगों को छोड़ दो, जब हम वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उस पर आएंगे। बस ये समझ लीजिए, उसने भी निस्यंदन का सिद्धांत दिया था। आपका 1 नंबर वहाँ भी हम बनवा दिए। छानना मीन्स इसका होता है छनना, कि छन छन की जाएगी। जैसे आप क्या करते हो, चाय छानते हो छननी से, तो निस्यंदन का अर्थ होता है छानना। फिल्टर पत्र पर लेकर के कोई चीज़ छानते हो तो उसका अर्थ होता है छनना। कहने का सेंस यह है कि जब किसी भी दो मिश्रण को अलग किया जाता है, वैसे मिश्रण जो अविलेय हों, अविलेय विलय ना हुआ हो, उनको छानना क्या कहलाता है, वो निस्यंदन के द्वारा किया जाता है। किस चीज़ से, निस्यंदन के द्वारा। जैसे यही था कि पानी है, मिट्टी है, दोनों क्या मिक्स है, तो निस्तारण अवसादन से नीचे बैठ गया, निस्तारण से दूसरे में ले लिए। अब फिर भी कुछ पंकिल जल मिल जाएगा, मतलब जो मिट्टी रहेगी ना उसमें भी कुछ जल रह जाएगा। उसको कैसे अलग करेंगे तो फिल्टर पत्र लेंगे, इसके छिद्र बहुत सूक्ष्म होते हैं, उस पर रख करके और उसको ऐसे दबाएंगे तो नीचे सिर्फ पानी गिरेगा, मिट्टी ऊपर रह जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, छानना या निस्यंदन। हमने कहा कि चाय पत्ती से, चाय की पत्ती होती, चाय बन जाती है, तो हम लोग छननी में रख के उसके, वो अविलेय है, अब तो चाय पत्ती नहीं घुल सकती, जो घुलना था वो तो घुल चुका है। तो जो अविलेय पदार्थ है वो पदार्थ ऊपर रह जाएगा और नीचे का पदार्थ नीचे आ जाएगा। तो अविलेय पदार्थों को अलग करना निस्यंदन कहलाता है। हमने कहा कि एक साथ कई चीज़ों को जोड़ करके भी विधियाँ पूछी जा सकती हैं, तो अवसादन और निस्तारण के बाद निस्यंदन भी करना पड़ता है। जैसे वहाँ पे थ्रेसिंग, निष्पावन के बाद क्या करना पड़ा था, चालन करना पड़ा था। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। अब आता है आपका वाष्पन। वाष्पन आप लोग जानते हो, इसलिए नहीं लिखे हैं कि जल को गर्म करने पर वाष्प में बदल जाना, वाष्पन। फिर जल वाष्प जो है उसको द्रव के रूप में परिवर्तित कर देना, संघनन। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा हम आपको वो बताएंगे। ठीक, इससे क्वेश्चन ये पूछेगा, हमने अभी आपके क्या कहा था कि रेत है और बालू है, इन दोनों के कण एक दूसरे में मिले हुए हैं, ये आपके क्रियाकलाप में दिया हुआ है। आपसे प्रैक्टिकली वो पूछ देगा कि बताइए कि इनको अलग करने के लिए रेत और बालू के कण को, देखिए कितना ईजी था ना क्लास 6। अब बताइए, रेत और बालू के कण को अलग करेंगे तो अपने मन से बताइए कि कौन सी विधि, ऐसे लिख देगा कि कौन सी विधि के द्वारा उसको अलग किया जाएगा, सोच के बताइए। यही है सीटेट, यही है पेडागोजी, यही है, इसीलिए साइंस में स्कोर नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकली सोचिए। अब हम बता रहे हैं, कुछ मत करिए। रेत और बालू का मिश्रण है, उसमें आप क्या डाल दीजिए, पानी डाल दिए। अब वो तीनों घुल गया। अब क्या करिए, थोड़ा देर रुक जाइए। ठीक, तो जो नमक है और जो पानी है वो तो घुला रहेगा, और रेत क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। कहा ना, सारे को जोड़ के पढ़ाएंगे। रेत जाएगा नीचे बैठ, रेत जाएगा नीचे बैठ, वो हो जाएगा अवसादन। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, निस्तारण। जो क्या था, नमक और पानी का घोल था, वो दूसरे में पलट देंगे, दूसरे बर्तन में। रेत हो गया अलग और नमक और पानी हो गए अलग। अब बच गया नमक और पानी। क्या हो गया, नमक और पानी। तो आपको याद होगा कि जब समुद्रों से नमक बनाया जाता है तो एक जगह पे क्या किया जाता है, मेड़बंदी कर दी जाती है, उसमें समुद्र का पानी आकर रुक जाता है। और जब पानी उतरता है तो किसान लोग, जो मजदूर लोग शांत बैठे रहते हैं, सूर्य का धूप आता है और उसमें से जलवाष्प को उड़ा लेता है, पानी उड़ जाएगा और जल नीचे बैठ जाएगा, अरे नमक नीचे बैठ जाएगा। सेम वही हमने क्या अलग कर लिया, रेत को अलग कर लिया। अब क्या बचा मेरे पास, नमक और पानी का घोल बचा।
अब नमक और पानी के घोल को हम लोग क्या करते हैं, वाष्प मतलब गर्म करते हैं। जब गर्म करेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, वाष्प। पानी कहाँ बदल जाएगा, वाष्प में। तो बर्तन में क्या बच गया, नमक। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने रेत तो निकाल लिया, नमक तो निकाल लिया, रेत और नमक निकाल लिया, पानी को क्यों उड़ा दिया। तो अगर आप चाहते हैं कि पानी भी आप अलग कर लें तीनों, क्योंकि हम दो को मिला अलग करने के चक्कर में तीसरे को क्यों हम लोग आहुति दे, तब क्या करेंगे, केतली में ले लेंगे। क्या करेंगे कि मिट्टी को, रेत को अलग करने के बाद नमक और पानी के घोल को केतली में रख के गर्म करेंगे। ठीक, अब केतली का मुंह होता है ऐसे, अब उसमें से जो वाष्प निकलेगा पानी का, उसके ऊपर एक प्लेट ऐसे चिमटे से पकड़ के रखे रहेंगे। ठीक, उसके ऊपर कुछ बर्फ़ के टुकड़े रख देंगे, बर्फ़ के टुकड़े रखेंगे और नीचे से पानी जैसे उड़ेगा वाष्प बन के उसके मुंह से, तो जब वो टकराएगा की से ऊपर ठंडी बर्फ़ से, तो वो क्या होगा, संघनन, उसका क्या होगा, संघनन। और जब वो संघनन होगा तो कहाँ जाएगा, संघनन होगा तो कहाँ जाएगा, वो नीचे। तो संघनित होकर वो पानी नीचे गिरेगा, नीचे कोई बर्तन बना कर रख देंगे तो पानी इसमें आ गया, नमक केतली में रह गया और रेत हम लोगों ने ऑलरेडी अलग किया हुआ है। आ रही है चीज़ें समझ में, मज़ा आ रहा है साइंस पढ़ के। ये होता है साइंस। देखिए वाष्पन जानते थे, संघनन जानते थे, अब इससे क्वेश्चन कैसे साइंस पूछता है ये देखिए। ये होता है सीटेट का मूल मंत्र कि सीटेट क्यों नहीं निकलता है, साइंस में क्यों स्कोर नहीं हो पाता है। यही रीज़न है कि आपको दे देगा रेत और नमक का। बताइए इससे पहले आप सोच सकते थे कि रेत और नमक है, दोनों को अलग करना है, करेंगे कैसे। देखिए कितने विधियों को उसने यूज किया, हम अवसादन को यूज किए, निस्तारण को यूज किए, निस्यंदन का यूज नहीं हुआ, हमने वाष्पन को यूज किया और संघनन को यूज किया। 4 विधियों को अप्लाई करके तीनों को सेपरेटली निकाल लिए। चीज़ें क्लियर। अब हम आते हैं इसके अगले के संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन ये होता है कि हम कोई जल है, जल में हम नमक ही घोल रहे हैं, कुछ भी घोल रहे हैं, मान लीजिए नमक या चीनी कुछ भी घोल रहे हैं, तो नमक या चीनी जब घुलता है उसमें तो एक हद के बाद घुलना बंद हो जाता है। तो जब उसको घुलते घुलते इतने ज़्यादा आप उसमें नमक न डाल दो कि घुलना बंद हो जाए, जब उसका नमक इतना ज़्यादा हो जाएगा पानी की तुलना में कि वो घुलना बंद हो जाए, तो जैसे उसका घुलना बंद हो गया तो उसको कहेंगे संतृप्त विलयन, मतलब ये तृप्त हो गया, इसलिए उसको कहते हैं संतृप्त। जैसे आपको भूख लगी, आप भोजन करने बैठे, नहीं होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने लगे, अब नहीं खा पाएंगे, मतलब हम तृप्त हो गए, तो वो क्या हो गया, संतृप्त हो गए। तो वही है कि संतृप्त, तो विलयन क्या हो गया, अब उससे अधिक वो नहीं घोल सकता अपने आप में, तो वो संतृप्त हो जाएगा। ठीक, बच गया क्या फिट। अब ये फैक्चुअल क्वेश्चन वही बोले ना, क्रियाकलाप से लाया है कि क्या करेंगे, उतना लंबा चौड़ा क्रियाकलाप आपको नहीं पढ़ने देंगे। क्या करेगा, एक गंदा जल था, उसको अशुद्धियों को दूर करना, तो उसने कहा था कि इन विधियों का हम यूज ही नहीं करना। अब बताइए कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि फिटकरी को डालेंगे, फिटकरी को डालकर थोड़ा देर हिलाएंगे ना, तो अशुद्धियाँ उसमें से साफ हो जाती हैं। तो फिटकरी से जल को शुद्ध करने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, भारण कहते हैं। फैक्चुअल याद कर लेना, फिटकरी से जल को शुद्ध करने को भारण कहते हैं। चैप्टर नंबर 5 आपका फिनिश, एक क्लास में 3 चैप्टर फिनिश। बोलिए, इस तरह से चीज़ों को आप निकाल पाएंगे साइंस से, साइंस की बुक पढ़ के। तो प्लीज़ आप लोग भी उसी तरह से पढ़िए जिस तरह से क्वेश्चन बनता है। आप बहुत टफ चीज़ें पढ़ करके पेपर को नहीं निकाल सकते, तो रिक्वेस्ट करेंगे। अब बताइए इतने मेहनत के बाद रिक्वेस्ट करना बनता है, ये आप लोग खुद करोगे, वही हम जो कहेंगे। लाइक करिए, फीडबैक दीजिए और शेयर करिए जो आपके अपने हैं। अब ये मत सोचिएगा, देखिए एक और कंसेप्ट, जब हम ये कंसेप्ट बता रहे हैं तो सोचिए हमको कुछ नॉलेज होगा तभी बता रहे हैं। हमारे बैचमेट भी हमारे साथ थे, हम उन लोगों को भी वही चीज़ें शेयर करते थे जो हम पढ़ते थे। वही चीज़ हम अपने एक दोस्त को सोशल साइंस जहाँ से पढ़ के हम निकाले हैं, अपने दोस्त को भी भेजे थे, वो नहीं पढ़ता। कहने का मतलब कंटेंट सबके पास होता है, आप भेजते सबको हैं, सब कोई नहीं पढ़ता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाला, चाहे सुपर टेट या एसटेट या सीटेट की तैयारी करने वाले के पास कंटेंट सबके पास होता है, लेकिन सब लोग पास क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सब लोग डेडिकेशन से नहीं पढ़ते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपकी वीडियो को शेयर कर देने से कंपटीशन बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा। ये आपका क्या है, ये आपका मेरिट वाला पेपर नहीं है। अगर मेरिट वाला पेपर भी होता तो आप व्यक्तिगत भिन्नता पढ़े हो, उसमें सबकी मानसिक क्षमता एक जैसी नहीं होती है। सब कोई कंटेंट सेम पढ़ के भी कोई यूपीएससी का फर्स्ट रैंक लाता है या कोई टीचिंग का फर्स्ट रैंक लाता है, कोई पास तक नहीं हो पाता। तो कंटेंट सबके पास आज के समय में है, लेकिन सबको नहीं पढ़ पाता। तो ये सब चीज़ें मत रखिए। हमको भी कोई बोला था तो हम पढ़े, हम आपको बोल रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो। आप ज्ञान ऐसी चीज़ है कि बांटने से बढ़ती है। आप उसको दोगे, वो कोई हो सकता है कोई और अच्छे टीचर को वो आपको जोड़े। आप बांट के तो देखिए, वो आपको बांटेगा, आप उसको बांटे, मिलकर पढ़िए। आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए शेयर ज़रूर करिए। अब इतना बेहतरीन क्लास के बाद अब क्या आप खोज रहे हैं आप। तो चलिए इसी के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब वाला बटन दबाइएगा तो नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन जाए। पहले ही आपको कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि पहले आपको सूचना दे दी जाए कि आपका क्लास इतने बजे होने वाली है, इससे आप लोग को ही बेनिफिट होगा। तो चलिए फिर हम मिलेंगे साइंस के अगले क्लास में अगली बार, तब तक फिर बीच में कोई और टॉपिक पढ़ा देंगे। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।